मैं परदेस से वापस आई तो माँ से मिलने भाई के घर गई। मैं माँ के पाँव दबाने लगी। जब माँ के मुंह से सिसकी सुन के हल्का सा कपड़ा हटाया तो जान निकलने लगी। माँ के जिस्म पे नील के निशान थे। वो अचानक रोने लगी और बोली, बेटी मुझे साथ ले जा, तेरी नौकरानी बन के रहूंगी। मैं तड़प उठी। माँ को कहा थोड़ा इंतजार करो, ले जाऊंगी अमेरिका। वापस जाके माँ के वीजे का इंतजाम करने लगी। जब खबर आई माँ का इंतकाल हो गया है, मैं वापस पाकिस्तान आई तो माँ को दफना चुके थे। जब पड़ोसन ने कहा तुम्हारी माँ की वसीयत है, तुम कब्र वापस खुदवाना, मैंने छुप के दोबारा कब्र खुदवाई तो होश उड़ गए। हर तरफ बारिश हो रही थी और मैं मुंह छुपाए घर से भाग रही थी। रात गहरी होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पे कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, मगर हकीकत का पता लगाना बहुत ज़रूरी था, जो दिन के उजाले में मेरे लिए नहायत मुश्किल था। मैं जल्दी जल्दी कब्रिस्तान पहुंची और जैसे ही गोरकन से कह के अम्मा की वसीयत के मुताबिक मैंने उनकी कब्र खुदवाई तो अंदर का माहौल देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा का कफन जगह जगह से फटा हुआ था और अम्मा की हालत बहुत बुरी थी। यह कब्र किस दिन की है? मैंने घबराते हुए गोरकन से पूछा तो वो कुछ घबराया हुआ था, मगर कुछ कह नहीं रहा था। मैंने हैरत से गोरकन की तरफ देखा तो वो मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे माफिया मांगने लगा। मुझे माफ कर दें जी, ये औरत जिसकी ये कब्र है, इस पे बड़ा ही जुल्म हुआ है जी, बड़ा जुल्म हुआ है। आप उनको इंसाफ दिलवाओ जी। मैं गहरी सोच में थी, आंखों में आंसू थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं गोरकन की बात सुन के कब्रिस्तान से बाहर आ गई। कहाँ थी तुम? देखो कितनी बारिश हो रही है। चलो आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। मैं घर पहुंची तो भाभी मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं जिस दिन से परदेश से वापस आई थी, मेरी भाभी मेरे सदक़े वारी जा रही थी। वो पहले भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, अभी भी वो मुझे बहुत प्यार से रख रही थी, मुझे अच्छे अच्छे खाने बना के देती। मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे ऐसी भाभी मिली थी। अम्मा तो अब रही नहीं थी तो मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि परदेश में मेरा बहुत काम था जो मुझे करना था। इसीलिए भाभी से कहा कि मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। तभी मेरी भाभी खुश हो गई और कहने लगी, अच्छी बात है, तुम अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी कामयाबी हासिल करोगी उतना अच्छा है। और फिर तभी मेरी भाभी घर में होने वाले अखराजात के रोने रोने लगी। मैं समझ गई थी कि भाभी अब मुझसे घर के लिए खर्चा मांगेंगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने उनको तसल्ली दी और फिर अपना सामान इकट्ठा करने लगी। मैं घर वालों की नज़र में परदेस जा चुकी थी, मगर मैंने अपने शहर में ही एक अलग घर लेके वहाँ रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की हकीकत जाननी थी कि आखिर उन पे किसने जुल्म किया। भाभी तो जुल्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी आदत की थी और बहुत रहम दिल थी। बस उनमें एक बुरी आदत थी, उनको पैसों का बहुत लालच था। मैंने घर वालों से झूठ बोला और घर से निकल गई, मगर जाते हुए पड़ोसन पर नज़र पड़ी तो वो हाथ जोड़ के कुछ कहना चाह रही थी। मैंने छुप के पड़ोसन से मिलने का फैसला किया। तभी मैं कुछ दिनों के बाद चेहरा छुपा के पड़ोसन से मिली, मगर पड़ोसन ने जो खबर मुझे दी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे मेरा नाम राहत है, मेरी उम्र 40 साल है। मेरी अम्मा एक सादा सी घरेलू खातून थी और अब्बा कार ड्राइवर थे। अम्मा अब्बा ने दिन रात मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था। हम 2 बहन भाई थे। अम्मा अब्बा ने हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल से पूरी करवाई थी। भाई ने तो ग्रेजुएशन के बाद से नौकरी शुरू कर दी थी। अलबत्ता मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज़हीन थी, इसीलिए स्कॉलरशिप पे परदेस जाके अपनी तालीम मुकम्मल करने लगी। मैं पूरे ख़ानदान में पहली लड़की थी जो स्कॉलरशिप हासिल कर चुकी थी और उसकी बुनियाद पे बैरून मुल्क जा रही थी। रिश्तेदारों ने बहुत खिलाफ वर्जी की, मगर मेरे अम्मा अब्बा मेरे आगे ढाल बन के खड़े रहे। मुझ पर बहुत सी आजमाइशें भी आईं, मगर मैंने अपनी पढ़ाई के आगे किसी चीज़ को रुकावट बनने नहीं दिया। जिस रोज़ मुझे अमेरिका के लिए निकलना था, उससे हफ्ता पहले अब्बा इस दुनिया से चल बसे। मैं टूट गई थी। मैं अब्बा की बहुत लाडली थी। अब्बा के जाने का बहुत दुख था। इस पर सब रिश्तेदारों की मुखालफत ने मुझे मज़ीद तोड़ दिया था। उनके अल्फाज मुझे किसी खंजर की तरह चुभते थे। अब तुम तन्हा लड़की कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे सर पे नहीं है। लोग 100-100 बातें करेंगे। अम्मा भी इद्दत में थी, मगर भाई और अम्मा का कहना था कि मुझे किसी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। ये अम्मा और भाई का साथ ही था जो मैं रिश्तेदारों की मुखालफत के बावजूद अमेरिका चली गई। मुझे वहाँ पे 4 साल रहना था। मेरे जाने पे अम्मा तो काफ़ी उदास थी और मैं भी पहली मर्तबा से दूर जा रही थी, मगर भाई बहुत मुतमईन था। उसका कहना था कि हम में से कोई तो आगे बढ़ेगा। अब कब तक हम छोटी मोटी नौकरियों पे मेहनत करते रहेंगे?
वहाँ जाके खूब पढ़ो और अपना नाम बनाओ। जब पाकिस्तान वापस आओ तो तुम्हें अब्बा के नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से जाना जाए। मेरा भाई मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मुझ पे अपनी जान छिड़कता था, मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ा होता और जहाँ उसे लगता कि मैं गलती पे हूँ वहाँ पे मेरा इस्लाह करता। अब्बा के जाने के बाद भाई ने मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो मुझे बाप के साए की तरह ही मुयस्सर रहा था। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी। ऐसे माँ बाप और भाई मिला था जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया था। मैं परदेस जा चुकी थी और वहाँ पे एक हॉस्टल में रहने लगी। हफ्ते में एक दफ़ा घर फ़ोन कर लेती तो खैर खैरियत भी मालूम हो जाती थी। मैं जब से अमेरिका गई थी वहाँ हॉस्टल में रहते हुए एक लड़की मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। वो डॉक्टर बन रही थी और मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मगर जब हम फारिग होते तो एक दूसरे के सब्जेक्ट के बारे में कुछ मालूमात लेते रहते। वो लड़की भी मुसलमान थी। मुझे उसके साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो अक्सर मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें बताती रहती थी जिससे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़े। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी। अम्मा से बात हुई तो उनसे मालूम हुआ कि अम्मा भाई की शादी करना चाहती हैं। मैं बहुत खुश थी, मगर अम्मा से कहा कि अम्मा, भाभी मेरी पसंद की होगी। अम्मा कहने लगी, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई ने पसंद कर रखी है। मैं और खुश हो गई। लड़की मेरे भाई की पसंद की थी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। अम्मा से कहा, भाई की शादी तभी होगी जब मैं वापस आऊंगी। अम्मा कहने लगी, तुम्हारा भाई जल्दी शादी करना चाहता है। अगर तुम्हें छुट्टी मिल रही है तो लेके आ जाओ, वरना मैं उसकी शादी करने में अब देर नहीं लगाऊंगी। उसे घर के काम नहीं होते थे। मैंने अम्मा को इस बात पे समझाया कि अम्मा, जिसको लेके आ रही हो वो घर के कामों के लिए नहीं आ रही। इससे बेहतर है कि तुम कोई मुलाजमा रखो। मेरी बात पे अम्मा कहने लगी, हमने भी अपने घरों के काम किए हैं, इसमें कैसी शर्म। और फिर वो जो आ रही है उसका भी तो ये घर होगा। मैं अम्मा को नहीं समझा सकती थी क्योंकि वो पुराने ख्यालात की मालिक थी और जो भाभी घर पे आ रही थी वो मॉडर्न ज़माने की थी। मैं जानती थी कि अम्मा और भाभी की खूब तकरार होने वाली थी। इसके लिए मैं भाई को अक्सर ही समझाया करती कि अम्मी को अभी से समझाना शुरू कर दें कि वो भाभी के साथ किसी किस्म की कोई पुरानी रिवायती सास बनने की कोशिश ना करें। भाई मेरी बात पे हंस देते, मगर मुझे खौफ महसूस होता क्योंकि मैं अपनी अम्मा को बहुत अच्छे से जानती थी। वह असूलों की बहुत पक्की थी और आने वाली बहू के लिए यकीनन उनके असूल अपनी जगह से हिलने वाले नहीं थे। भाई की मंगनी पे तो मैं पाकिस्तान में नहीं थी। अलबत्ता मंगनी के कुछ अरसे बाद ही मुझे भाई की शादी की खबर मिल गई। मैं खुशी खुशी 1 महीने की छुट्टियां लेके भाई की शादी देखने आ गई। मैंने भाभी को भी पहली मर्तबा देखा था। भाभी तो बहुत खूबसूरत थी। भाई की शादी की तैयारियां अरूज पे थी। जिस वक्त मुझे ये बात मालूम हुई कि भाभी बड़े से घर से हैं तो मुझे एक नई फिक्र सताने लगी थी। ऐसा नहीं था कि हम गरीब थे, मगर उनसे ज़्यादा अमीर नहीं थे, और यही बात मुझे खौफज़दा कर रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जिस रोज़ से मुझे ये खबर मिली थी उस रोज़ से मेरा दिल बेचैन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफ़ान आने वाला है, और ये खामोशी तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी थी। मैंने भाई से कई मर्तबा पूछा कि भाभी को हमारे छोटे घर से कोई मसला तो नहीं, वो इतने बड़े घर से आ रही हैं। मेरी बात पे मेरा भाई मुझे कहने लगा, मेरी बहन तो बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बारीक बीनी से हर बात को समझने की कोशिश करती है। मगर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इस छोटे से दिमाग पे इतना ज़ोर मत डालो। इस दिमाग को सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो। बाकी ये सब मसले मसाइल तुम्हारे सोचने के लिए नहीं हैं। मैं भाई की बात पे अक्सर मुस्कुरा देती थी। भाई की शादी तक मेरे दिल में बहुत से वसवसे थे, मगर शादी के 1 महीने बाद तक मेरे सब वसवसे दूर हो गए। भाई की शादी हुई, रुखसती हुई तो हमने भाभी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैंने हर रस्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि मेरी भाभी खुद को अकेला ना समझे। उसे 1 महीने में मेरी और भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उस 1 महीने में मैंने भाभी को घर के सब तौर तरीके समझा दिए ताकि मेरे जाने के बाद भाभी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। 1 महीना तो पर लगा के उड़ गया। 1 महीने बाद मुझे वापस परदेस जाना था। दिल काफ़ी बोझल था। ना जाने कि अम्मा से दिल बहुत उदास हो गया। मैंने सोच लिया था कि पढ़ाई मुकम्मल करते ही मुल्क वापस आ जाऊंगी और नौकरी यहाँ पे ही करूंगी, मगर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं अमेरिका वापस चली गई तो मेरी सहेली की मंगनी थी।
जो मेरे साथ हॉस्टल में रहा करती थी, और अपनी सहेली की मंगनी पर मुझे भी दावतनामा मिला था, इसलिए मैं खुशी खुशी उसकी मंगनी पे चली गई। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। हम इतनी पक्की सहेलियां बन चुकी थी कि अक्सर वो भी मेरे घर पे बात कर लिया करती और मैं उसके घर पे चली जाया करती। उसका घर दूसरे शहर में था, इसलिए वो मेरे साथ हॉस्टल में ही रहा करती थी। मेरी सहेली की मंगनी पे उसके भाई ने मुझे पसंद कर लिया और मेरी इजाज़त के बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर मेरे घर रिश्ता भेज दिया। अम्मा से जब इस बारे में मालूम हुआ तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अम्मा कहने लगी, अगर तुम किसी को पसंद करती थी तो हमें कह सकती थी, हमें बताती तो सही। मगर मैं हौनक बनी अम्मा की बातें सुन रही थी। अम्मा मेरी बात का यकीन करें, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं भी सुनैरा से बात करती हूँ कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे लिए घर पे रिश्ता भेजने की क्या ज़रूरत थी। अपनी सहेली की इस हरकत पे मेरा गुस्सा सवा नेज़े पे था, मगर मेरे घर वाले खुश थे। भाई को इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था। अभी खुश उसलूबी से मेरा रिश्ता तय हो गया। अभी फ़िलहाल मंगनी की जानी थी, इसके बाद शादी पाकिस्तान जाके होती। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि भाई ने अपना घर बना लिया है। शायद भाभी की तरफ से तोहफे में भाई को घर के कागजात मिले थे। यही वजह थी कि भाई भाभी अम्मा को लेकर नए घर में चले गए। अम्मा काफ़ी उदास रहने लगी। मैं अम्मा को कई मर्तबा समझाती कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब भाई और भाभी की बारी है। आप ऐसी कोई बात भाभी से मत कहें जिससे उनके दिल आज़ारी हो। मगर अम्मा कहती, मेरा दिल नहीं लगता, मुझे अपना घर याद आता है। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा जिस तरह तुम्हारा दिल चाहता था अपना घर हो, वैसे ही भाभी का चाहता होगा कि उसका अपना घर हो, जहाँ पे वो खुल के राज करे, आज़ादी से ज़िंदगी जिए। आप परेशान मत हो, यहाँ पे भी दिल लग जाएगा। और अब भाई का घर ही आपका घर है। भाभी बहुत अच्छी थी, अम्मा का बहुत ख्याल रखती थी। मगर कुछ दिन हुए थे कि अम्मा बहुत खौफज़दा और बुझी बुझी रहने लगी थी। मैं अम्मा से कहती कि भाभी ने कुछ कहा है, तो कहती नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, अब मुझे वापस पाकिस्तान आना था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी तय थी। मेरी रुखसती भाई के घर से ही होनी थी। शादी हुई और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। जब मैं शादी के लिए पाकिस्तान आई तो अम्मा अक्सर अपनी पड़ोसन से कुछ राज़ो न्याज़ कर रही होती। मैं अम्मा से कहती कि अम्मा देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा दिल यहाँ पर भी लग जाएगा। अब देखो, आस पड़ोस में तुमने अपनी सहेलियाँ बना रखी हैं, फिर भी तुम कहती हो मेरा जी नहीं लगता। खुदा की नाशुक्री मत करो। खुदा ने तुम्हारे बेटे को इतनी तरक्की दी है, उसका अपना घर है, कल को बच्चे होंगे तो कम से कम अपने घर में पुरसकून ज़िंदगी तो गुजारेंगे। अपनी और अब्बा की मेहनतों के बाद सिर्फ एक छोटा सा घर ही मुशक्क़त के बाद बना पाई। इसके मुकाबले में ये बग़ैर मुशक्क़त के भाई को इतना बड़ा घर मिल गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी औलाद को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मगर मेरी बात पे अम्मा की आंखें भर जाती हैं और ज़ुबान बिल्कुल खामोश रहती। कई मर्तबा पूछा कि भाभी आपके साथ सलूक तो अच्छा करती है, तो अम्मा कहने लगती, हाँ वो तो बहुत अच्छी है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा फिर परेशानी किस बात की है? तभी अम्मा कहने लगी, कुछ नहीं, बस दिल उदास है, तुम्हारे अब्बा की बहुत याद आती है। मैं अम्मा की तकलीफ़ समझ सकती थी, मगर मैं उन्हें बगैर किसी वजह के बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, जिससे भाई और भाभी का घर ख़राब होता। शादी के कुछ अरसे बाद मेरी दोबारा फ़्लाइट थी। मुझे दोबारा परदेस जाना था, मगर अब की मर्तबा अम्मा रोते हुए मुझे कहने लगी, तुम मत जाओ, तुम मेरे पास रहो। खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मुझे तन्हा मत छोड़ो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो? आपके पास भाई है, भाभी हैं, और फिर बेटियों को तो रुखसत होके अपने घर जाना ही होता है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपने घर में खुश और आबाद रहूं? अम्मा कहने लगी, भला माँ से भी ज़्यादा किसी को खुशी होगी? मैं समझ सकती थी अम्मा का भाभी के साथ दिल नहीं लग रहा था, मगर इस सब में भाभी का कोई कसूर नहीं था और ना ही अम्मा का वक्त ऐसे में गुजर सकता था। मैं वापस अमेरिका जा चुकी थी और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी। घर घरिस्ती में ऐसा गुम हुई कि कई कई दिन गुजर जाते और मेरी अम्मा से बात ना होती। मगर अब मैं जब भी अम्मा को फ़ोन करती तो हमेशा वो रोते हुए मुझसे कहती कि वापस आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मुस्कुरा के अम्मा की तरफ देखती, मगर अम्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट ना पाकर मेरा दिल घबराने लगता। एक रोज़ अपने शौहर से इजाज़त ली और अपने मुल्क वापस चली आई। भाभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी।
मुझे देख के बहुत खुश हूँ, मगर अम्मा काफ़ी खौफज़दा लग रही थी। अम्मा क्या बात थी? क्या कहना चाहती हो आप फ़ोन पे? अब कहें, अगर कुछ नहीं, बस तुम्हें बुलाने का दिल चाह रहा था, इसलिए बहाना करती थी। मगर अम्मा के अल्फाज़ उनकी आँखों का साथ नहीं दे रहे थे। अब अम्मा की हालत देख के मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। मुझे दिन रात की बेचैनी लगी रहती। कहीं पे भी एक पल को सुकून नहीं था। आखिर अम्मा को हो क्या गया था? ऐसा लगता था जैसे अम्मा मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मगर कहा यह बात मैं जान नहीं पा रही थी। मुझे अम्मा की बहुत फ़िक्र सताती थी। मैं परदेस से वापस आई तो माँ से मिलने भाई के घर गई। एक रोज़ अम्मा के पास बैठी जो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। अम्मा से कहा, अम्मा ऐसे उदास रहोगी तो तुम्हारी सेहत गिरती जाएगी। खुद को पुरसकून रखा करो और अच्छा-अच्छा सोचा करो। मैं इतना कह के माँ के पाँव दबाने लगी। जब माँ के मुँह से सिसकी सुन के एकदम घबरा गई। अम्मा शायद नहीं जानती थी कि मैं उनके पैर दबाऊंगी। मैंने घबराते हुए हल्का सा कपड़ा हटाया तो जान निकलने लगी। माँ के जिस्म पे नील के निशान थे। ये सब क्या है? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? कहीं पे गिरी हो? वो अचानक रोने लगी और बोली, बेटी मुझे साथ ले जा। तेरी नौकरानी बन के रहूंगी, तू और तेरा शौहर जो काम भी कहोगे मैं करूंगी, मगर मुझे अपने साथ ले जा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर यहाँ पे रही तो मर जाऊंगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? मैं तड़प उठी। माँ को कहा थोड़ा इंतजार करो, ले जाऊंगी। मगर हुआ क्या है ये तो बताओ। अम्मा कहने लगी, ना जाने क्यों ये नील के निशान मेरे पूरे जिस्म पर पड़ने लगे हैं। मुझे तो अब अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र सताती है। ना जाने मेरे पास कितना वक्त बाकी है। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। वहाँ जाके अम्मा का अच्छे से इलाज कराऊंगी। और फिर क्या वजह थी जो अम्मा को ऐसे नील के निशान पड़ रहे थे? मैंने अपनी नंद जो मेरी सहेली भी थी उससे बात की तो उसने मुझे कुछ टेस्ट कराने का मशवरा दिया। मगर अब ये सब कुछ मैं अम्मा को अमेरिका ला के ही करना चाहती थी। अमेरिका वापस जाके माँ के वीज़े का इंतज़ाम करने लगी। मेरे शौहर को भी कोई एतराज़ नहीं था, मगर एक रोज़ मेरे सर पे क़यामत टूट पड़ी जब रात देर तक अम्मा के घर से फ़ोन आया। फ़ोन भाई का था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, भाई फूट फूट के रो रहा था। भाई सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? अम्मा तो ठीक है ना? सबसे पहले मेरे दिल में अम्मा का ही ख्याल आया। नहीं छोटी, हमारा आखिरी सहारा भी इस दुनिया से चला गया। मैं भाई के ये अल्फाज सुन ना पाई। खबर का सुनना था कि मैं बेहोश हो गई। जिस वक्त होश आया तो मेरे शौहर मेरे पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम करवा रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मगर एक मर्तबा मेरी दुनिया हिल के रह गई जब खबर आई माँ का इंतकाल हो गया। मैं वापस पाकिस्तान आई तो माँ को दफना चुके थे। भाई एक मर्तबा मेरा इंतज़ार तो कर लिया होता, मैं अम्मा का आखिरी दीदार ही कर लेती। तभी भाई कहने लगे, हम अम्मा को नहीं रख सकते थे क्योंकि अम्मा का जिस्म ख़राब हो रहा था। भाई की ये बात सुन के मैं मज़ीद तकलीफ़ महसूस करने लगी। ना जाने अम्मा को कितनी तकलीफ़ थी। भाई की ये बात सुन के मैं मज़ीद तकलीफ़ महसूस करने लगी। ना जाने अम्मा को कितनी तकलीफ़ थी। मैं अम्मा को हर वक्त याद करती रहती। एक रोज़ मैं छत पे गई तो पड़ोसन भी अपनी छत पर खड़ी थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ आगे चली आई। राहत बेटी बात सुनो। वो मुझसे कुछ राजदारी में बात करना चाह रही थी। तभी इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी अम्मा की एक वसीयत है जो मेरे पास तुम्हारी अम्मा की अमानत पड़ी है। उसका कहना था कि जब भी तुम मुझसे मिलो तो वो वसीयत मैं तुम्हारे हवाले कर दूँ। तुम्हारे अलावा वो वसीयत किसी को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं। मैं काफ़ी हैरान हुई कि अम्मा ने अगर कोई वसीयत करनी थी तो भाई भाभी को भी तो दे के जा सकती थी, फिर पड़ोसन को ही क्यों? मगर ये वक्त इन बातों पर सोचे सोच के वक्त ज़ाया करने का नहीं था। मैंने पड़ोसन से कहा कि कहाँ है वो वसीयत। तभी पड़ोसन जल्दी से बस अब ये उठा लाई और खोल के पढ़ने लगी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी माँ की वसीयत है, तुम कब्र वापस खुदवाओ। अगर अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसी वसीयत क्यों की? पड़ोसन मेरी बात पे नजरें चुराने लगी जैसे वो कुछ जानती थी। मैंने पड़ोसन से कहा, क्या आप कुछ जानती हैं इस बारे में? तभी उसने जल्दी से ना में सर कहने लगी कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, बस ये तुम्हारी माँ की अमानत थी, वो भी आज तुम्हें लौटा रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मगर पड़ोसन की आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही थी। मैंने गौर से पड़ोसन की तरफ देखा और कहा, अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे बता दें, वरना कल को जब हकीकत सामने आएगी तो कहीं अब भी गुनहगारों में शामिल ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी अम्मा तो मेरी पक्की सहेली थी, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी।
मगर यही समझ लो कि मैं मजबूर हूँ। अब मैं हर वक्त परेशान रहने लगी कि आखिर हकीकत क्या है, अम्मा के साथ क्या हुआ। अम्मा का आखिरी मर्तबा मेरे सामने गिड़गिड़ाना, उनको अपने साथ ले जाने की जिद करना, ये सब मेरी समझ से बाहर था। जबकि भाई और भाभी मेरे साथ बिल्कुल ठीक थे, मैं उन पे भी शक नहीं कर सकती थी। फिर आखिर माजरा क्या था? एक रात मैंने पड़ोसन के कहने पर और अम्मा की वसीयत पर छुप के दोबारा कब्र खुदवाई तो होश उड़ गए। अम्मा को देख के ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उनकी मौत हफ्तों पुरानी नहीं बल्कि ताज़ा ताज़ा हुई हो। उस पर गोरकन का मेरे पैरों में गिर के ये कहना कि इस औरत को इंसाफ दिलवाओ, इस पे बहुत जुल्म हुआ है, ये सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था। तभी मैंने एक मंसूबा तैयार किया। अब वक्त सिर्फ उस मंसूबे पे अमल करने का था। घर पे मैंने ये बात फैला दी कि मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ, मगर हकीकत तो ये थी कि मैं इसी शहर में रह के अम्मा की मौत की हकीकत जानना चाह रही थी। मैं छुप के गई मर्तबा पड़ोसन से मिलने आई और पड़ोसन से कहा कि आप जो कुछ भी जानती हैं मुझे बता दें। तभी पड़ोसन कहने लगी, कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती, बस इतना कहूँगी कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। पड़ोसन की ये बात बहुत मायने खेज थी। क्या वो भाई के बारे में कुछ कहना चाह रही थी? ये पहेली बढ़ती ही जा रही थी। ना जाने कब मुझे हकीकत का पता चलता। मैंने सबसे पहले गोरकन को अपने काबू में करने का सोचा। उसे अपने बहकावे में लाने की चालें चलने लगी। मैं गोरकन के पास गई और उसे बहुत से पैसे दे के कहा, क्या जानते हो इस कब्र के बारे में? जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो, वरना पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट से जो कुछ भी साबित हुआ उसमें तुम भी बराबर के फंसोगे। गोरकन गरीब शख्स था, इसीलिए खौफज़दा हो गया और मुझे कहने लगा, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा, मगर आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने गहरा सांस लिया, ना जाने अब कौन सी नई कयामत मेरे सर पे टूटने वाली थी। क्या वो जो हकीकत बताने वाला था वो मुझसे बर्दाश्त होनी भी थी या नहीं? वो मैं सुन भी सकती थी कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानती थी, बस दिल बड़ा किया और हौसला जमा किया, क्योंकि अपनी माँ के बारे में हकीकत का पता लगवाना चाहती थी। तभी गोरकन कहने लगा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे भाई ने यह कब्र खोदी थी, मगर 2 दिन तक इस कब्र में से अजीबो गरीब आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, कोई कब्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। ये लाश हफ्ता पुरानी नहीं। मैंने अम्मा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोरकन की बात ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं अम्मा के कातिलों को पकड़ना चाहती थी, इससे पहले ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मा के साथ हुआ क्या। ये मरहला मेरे लिए आसान नहीं था। कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार ही नहीं था। हर कोई पहले पुलिस को अंदर डालना चाह रहा था, मगर ये सब काम मैं खुद अकेले करना चाहती थी। तो भी मैंने अपनी नंद जो सहेली भी थी उसको अमेरिका से यहाँ पे बुलाया। फिर उसकी मदद से अम्मा का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट कुछ दिन के बाद मिली। चंद दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। ये दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, और फिर जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दोबारा सांस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अम्मा का इंतकाल दम घुटने की वजह से हुआ। वो भी 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 3 दिन, जिसका मतलब था कि अम्मा को जिंदा दफनाया गया। अम्मा जब दफन हुई तो उस वक्त वो जिंदा थी, और उनकी मौत का वक्त हफ्ता पहले का नहीं बल्कि 3 रोज पहले का था। रिपोर्ट मेरे हाथों से जमीन बोझ हो चुकी थी। अब सवालात सुनने की बारी मेरे भाई की थी और भाभी की भी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया जो वो खालिक हकीकी के साथ जा मिली। मैं घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो भाई अंदर से बाहर आए और मुझे देख के दंग रह गए। राहत, तुम तो अमेरिका वापस जा चुकी थी ना? तभी मैंने डरने का नाटक किया और घर के अंदर दाखिल हो गई। भाई, मैं अमेरिका वापस गई थी, मगर आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ। अम्मा मुझे हर जगह दिखाई देती हैं। वो कहती हैं मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं जिंदा हूँ। भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। खौफजदा तो भाभी भी हो गई। ऐसे कैसे मुमकिन है? हमने अम्मा को तभी दफनाया जब उनकी सांसें बंद हो गईं। फिर भला वो तुम्हारे ख्वाब में आके किस तरह कह सकती हैं कि वो जिंदा हैं? भाभी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, मुझे हर जगह हकीकत में नजर आती हैं। मेरी बात पे भाभी और भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। भाभी ने चेहरे पे आया पसीना साफ करते हुए मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं भाई, मैं जब भी कब्रिस्तान जाती हूँ अम्मा की कब्र से अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। मैं तो अमेरिका में भी सुकून से नहीं रह पाई, इसीलिए वापस पाकिस्तान चली आई हूँ। अब मैं यहाँ पे ही रहूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने अपने शौहर से भी कहा है कि वो भी पाकिस्तान ही आ जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि अम्मा हर जगह मेरे साथ साथ मौजूद हैं और हर वक्त मुझे कहती हैं कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो?
अम्मा को भला इंसाफ किस चीज़ का चाहिए। मैं जान गई थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, वरना भाई और भाभी इतना घबराए हुए ना होते। तभी मैंने भैया और भाभी के कमरे में फ़ोन पे रिकॉर्डिंग लगा के फ़ोन छुपा दिया। अगले रोज़ जब मैंने वो फ़ोन देखा तो उसमें भैया और भाभी की बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान इतना संगदिल भी हो सकता है। क्या इंसान में इंसानियत मर जाती है? भाभी तो गैर थी मगर भाई तो अम्मा का खून थे, लेकिन भाई को भी इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ। लालच ने दोनों की आंखों पे ऐसी काली पट्टी बांधी कि उन दोनों को कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, और इस सब में उन्होंने मेरी अम्मा की जान ले ली। मेरी भाभी को पैसों का लालच हमेशा से रहा। वो खाते पीते घर से आई थी मगर फिर भी उनकी फितरत में ये लालच शामिल थी जिसको वो बदल नहीं सकती थी। शुरू शुरू में तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से सलूक किया, क्योंकि मैं भी बैरूने मुल्क थी। उनको मुझसे भी लालच थी। जब मैं कमाने लगूंगी तो यकीनन घर पे भी कुछ खर्चे के लिए पैसे भेजा करूंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता भाभी कुछ न कुछ करके अपना और भाई का भी वीज़ा बाहर का लगवा लेती। अगर मैं नहीं जानती थी कि उनके लालच यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए। मैं जब भी भाई को अम्मा के लिए कोई पैसे भेजती तो भाभी अम्मा से वो पैसे वापस ले लेती, ये कह कर के आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी तो हम लोग पूरी कर रहे हैं, फिर भला आपको इन पैसों की क्या ज़रूरत। अम्मा भाभी की सब चालाकियाँ जानती थी मगर खामोश रही, क्योंकि अम्मा को पैसों का कोई लालच नहीं था। अम्मा ने तो भाभी को कभी भी किसी बात से नहीं टोका था, और ना ही कभी उन्हें कुछ कहा था। भाभी जिस तरह कहती अम्मा वैसे ही मान लेती, क्योंकि अम्मा जानती थी कि यहाँ पे जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा उनकी सुनी जानी थी। जब भी यहाँ पे भाभी का लालच ख़त्म नहीं हुआ तो अम्मा के तमाम ज़ेवरात भाभी ने अपने पास रख लिए। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा अब आपका सब कुछ भाभी का ही तो है, फिर इस बात पे दुख किस बात का। मैं हर वक्त अम्मा को समझाती रहती, मगर उस वक्त मुझे भाभी के लालच की समझ नहीं आ रही थी। वक्त के साथ साथ भाभी का लालच मजीद बढ़ता गया। ये हम लोगों से क्या हो गया। मैं तुम्हें मना करता था कि अपने लालच को काबू में करो, मगर तुम्हारी लालच तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तुम्हें क्या हो गया था? अगर अम्मा ने अपना घर तुम्हारे नाम नहीं किया था तो वो हमारा ही, मगर तुम्हें इस बात का लालच था कि कहीं राहत इसमें हिस्सा न मांग ले। और देखो आज तुम्हारी लालच ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। खुदा न करे अगर राहत को ज़रा भी महसूस हुआ कि हमने अम्मा को जिंदा दफनाया है, जानती हो वो क्या करेगी? हमें सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, शायद हमें सजाए मौत सुना दी जाए। नहीं नहीं, ऐसे मत कहें, मुझे अभी नहीं मरना। भाभी की ये बातें सुन के मेरी रूह कांप उठी। कहा इस औरत को ज़रा बराबर भी मेरी माँ पे तरस नहीं आया था। तभी मैंने भाभी का कमरा खटखटाया। भाभी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे देख के हैरान रह गई और कहने लगी, क्या बात है राहत, कुछ चाहिए था? मगर मेरी आंखों में आंसू देख के वो ठिठक गई। क्या हुआ है, सब ठीक तो है? भाई भी कमरे में ही मौजूद थे। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने आप लोगों का? क्यों इतना जुल्म किया उस पर? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किस जुल्म की बात कर रही हो? तो मेरी बात सुन के भाई एकदम चीखने लगे। मेरे चेहरे पे जख्मी मुस्कुराहट थी, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई भाभी इस हद तक गिर सकते थे कि वो अम्मा की जान ही ले लें, और वो भी इस बेदर्दी से। तभी पुलिस के सायरन हर जगह बजने लगे। ये पुलिस की आवाज़ क्यों आ रही है? भाभी का पूरा वजूद कांप रहा था और मैं सिर्फ उनके चेहरे को देख रही थी। ये पुलिस तुमने बुलवाई है? भाई आगे बढ़े और मुझे कहने लगे, जिसके जवाब में मैंने बड़ी तसल्ली से कहा कि जी हाँ, मुझे मालूम हुआ है कि मेरी अम्मा अब्बा के कातिल इसी घर में मौजूद हैं, बस उन्हीं को तलाश करने के लिए बुलाया है। ये कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? कहना क्या चाहती हो? हमने अम्मा को मारा है? तो फिर मैंने हाथ बांधे और भाई से कहा, मैं कुछ नहीं जानती, अब ये सब कुछ खुद ही सच उगलवा लेंगे। भाई और भाभी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। उन पर तशद्दुद किया गया, तभी उन दोनों ने सच बोलना शुरू किया। भाभी का कहना था कि वो अम्मा से कई मर्तबा घर अपने नाम करवाने का कह चुकी थी, मगर अम्मा एक ही बात कहती कि वो मेरी राहत का घर है, अगर तुम लोगों को अपना हिस्सा चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर पूरा घर में किसी सूरत तुम लोगों के नाम नहीं करूँगी। यही बात भाभी से हजम नहीं हो रही थी। तभी वो गुस्से से आग बगोला हो गई और अम्मा पे तशद्दुद करने लगी। अम्मा को मारती पीटती, क्या उनके जिस्म पे नील के निशान पड़ जाते। और फिर उन्हें धमकाती कि अगर उन्होंने किसी को भी कुछ बताया तो वो उनको जान से मार देगी। अम्मा भी घबरा जाती और किसी से कुछ ना कहती,
पड़ोसन और अम्मा की अच्छी दोस्ती थी, तभी वो हर बात पड़ोसन को बताने लगी। एक रोज़ अम्मा पड़ोसन को सब बता रही थी जब भाभी ने उनकी बातें सुन ली और अम्मा को कमरे में बंद करके रस्सियों से बांध के इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। जब भाई घर पे आए तो भाभी परेशान कुन हालत में थी। क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? वो मैंने आपकी अम्मा क्या किया है तुमने अम्मा के साथ? भाई भागते हुए कमरे में गए। तब तक अम्मा की हालत काफ़ी गैर हो चुकी थी और वो बेहोशी के हालत में लेटी हुई थी। भाई और भाभी को लगा कि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी हैं, तभी गुस्ल दे के जब दफनाने लगे तो अम्मा की सांसें चलती हुई महसूस हुई। जब बीवी को ये बात मालूम हुई तो बीवी ने कहा कि मैं अम्मा को अब इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, और वैसे भी घर से तो वो मुर्दा हालत में गई थी। आपको कोई गलतफ़हमी हुई है या आपका वहम है, इसलिए अम्मा को दफना के आना, वरना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँगी। तुम्हें इस घर से जाना होगा। भाभी ने भाई को धमकी दी तो वो घबरा गए और कहने लगे, मैं कहाँ जाऊँगा? अम्मा का घर भी तुम अपने नाम करवा चुकी हो। मैं ये घर भी तुम्हारे नाम है। तो अभी भाभी कहने लगी, ठीक है अम्मा को दफना दो तो तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। भाई खुद को बेबस महसूस करने लगे। अब ये वो वक़्त था जब अम्मा को दफनाया गया। जिस गोरकन ने कब्र खोदी वो खौफ के मारे वहाँ से भाग गया। मगर दूसरे गोरकन ने भाई को कई मर्तबा का पैगाम पहुँचाया। आपकी अम्मा की कब्र से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं जैसे वो ज़िंदा हों। मगर भाई ने नज़रअंदाज किया और कहा, नहीं ये आपका वहम है और कुछ नहीं। मेरी अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रहीं और 2 दिन बाद उस कब्र से आवाज़ आना बंद हो गई। और फिर जब मैंने कब्र खुदवाई तो अम्मा की हालत देख के ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने इस कब्र से निकलने की बहुत मेहनत की हो, बहुत ज़ोर लगाया हो। उनके चेहरे पे अजीब तरह की थकावट थी और बेबसी भी। जब ये हकीकत सामने आई तो मैं फूट-फूट के रोने लगी और भाई को कहने लगी, भाभी तो गैर थी मगर आप तो अपने थे ना। एक मर्तबा मुझसे बात की होती, मैं आपको अपने साथ ले जाती। कम से कम अम्मा को इंसाफ तो मिलता। अम्मा ज़िंदा थीं और आपसे सँभाली नहीं जा रही थी तो मुझे कह दिया होता, मैं उन्हें अमेरिका बुलवाने ही वाली थी। मगर तभी मुझे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहीं। माँ-बाप औलाद पे कब बोझ बन जाएँ, कुछ पता नहीं चलता। जिस भाई को अम्मा ने दिलो-जान से पाला उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, ना जाने कौन-कौन सी ख्वाहिशात मारी, आज उस भाई ने अम्मा को ज़िंदा दफ़न कर दिया। ये जहालत नहीं तो और क्या था। भाई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थे मगर अब शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा। सब सूरत-ए-हाल देखने के बाद भाई को उम्र कैद की सज़ा जबकि भाभी को सज़ाए मौत हो गई। भाभी को जब मालूम हुआ कि उन्हें सज़ाए मौत हुई है तो उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। वो खुद को भी पहचानने से इनकार करती थीं और बस हर वक़्त चीखती-चिल्लाती रहतीं। वो मुझे मारने आ रही है, वो मुझे मार देगी। मैंने उसे मारा था ना, वो बदला लेने आ रही है। भाभी को हर तरफ अब अम्मा ही दिखाई देती। मैं कई मर्तबा भाई से मिलने जाती तो भाई मुझे कहते कि अगर तुम चाहो तो भाभी को रिहा करवा सकती हो, उसकी हालत ठीक नहीं, उसको रिहा करवा के उसके घर भेज दो। मैं भाई से कहती, अभी भी आपको उन पे तरस आ रहा है? कभी सोचा है कि अम्मा ने कैसा महसूस किया होगा जब उन्होंने कब्र में खुद को कैद पाया होगा? मेरा तो सोच के दम घुट रहा है। सोचिए अम्मा की क्या हालत हुई होगी, कितनी तकलीफ में रही होंगी वो। जब भी ये सोचती हूँ कि अम्मा पे किया हुआ जुल्म तो रूह कांप उठती है। अगर पड़ोसन और गोरकन न होता तो शायद अम्मा को कभी इंसाफ मिल ही ना सकता। कभी-कभी गैरों में अपने मिल जाते हैं तो कभी-कभी अपनों में गैर। हमारे अपने खून ने गैरों से भी बदतर सलूक किया, तो दूसरी तरफ खुदा ने गोरकन और पड़ोसन को हमारे लिए फरिश्ता बना के भेज दिया। मैं आज भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी और खुद को कसूरवार समझती हूँ। काश जिस रोज़ अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे आगे गिड़गिड़ाई, उसी रोज़ मैं अम्मा को लेके अलग हो जाती, तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन शायद अम्मा की मौत ऐसे ही लिखी थी। अम्मा के कातिलों को तो सज़ा मिल गई थी मगर मैं अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं तन्हा होती हूँ तो खुद को कसूरवार ठहराती हूँ। कई अरसा यही सोचे सोच के बीमार भी रही मगर फिर मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया। मैं अपनी नंद की भी शुक्रगुज़ार थी जिन्होंने मुझे एक बहन की तरह रखा, मेरे साथ एक बहन की तरह सलूक किया, मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया। अगर मेरी नंद भी मेरा साथ ना देती तो अम्मा का पोस्टमार्टम कभी हो ही ना पाता और मैं इसी सच्चाई के रास्ते पे कभी चल ही ना पाती।